पिछले कुछ महीनों में जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ वो हम सब ने देखा। एक एक वीडियो अत्याचार और दुराचार की हकीकत बयां करती रहे। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस ने ऐसा क्या किया है जिससे साफ पता चल रहा है कि यूनुस की सरकार वाकई भारत विरोधी है। वहीं दूसरी तरफ जज के घर से कैश मिलने के बाद जजों के फैसलों पर संदेह किया जाने लगा। कॉलेजियम सिस्टम पर एक बार फिर उठ रहे हैं सवाल और सरकार और जुडिशरी के बीच का गतिरोध अब भी कायम है। नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन पर एक बार फिर से चर्चा क्यों की जा रही है? क्या कॉलेजियम को बदलने की सच में जरूरत आ गई है? बताएंगे आपको। इसके अलावा वक्फ संशोधन बिल को लेकर के कुछ लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि उन्होंने मणिपुर में भाजपा नेता का घर ही जला डाला। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का भारत विरोधी रवैया लगातार जारी है। बिम्स्टेक समिट में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद भी यूनुस सरकार ने चीन और पाकिस्तान को रणनीतिक जगहों पर अहम प्रोजेक्ट सौंप दिए। इनमें से एक पोर्ट और एक एयरबेस शामिल है। दरअसल जो पोर्ट बांग्लादेश ने दिया है वो भारत के कोलकाता से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर है। पोर्ट का नाम है मोंगला पोर्ट, जिसके विस्तार की जिम्मेदारी चीन को दे दी गई है। यूनुस की हालिया बीजिंग यात्रा के दौरान इस डील पर मुहर लगी थी। चीन ने इस पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए $400 मिलियन यानी करीब 3,300 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। वहीं बांग्लादेशी सरकार लाल मोनिरहाट जिले में एक सैन्य एयरबेस भी बनाने जा रही है, जो भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सिर्फ 120 किलोमीटर की दूरी पर है। इस एयरबेस के लिए बांग्लादेशी पायलटों को पाकिस्तान भेजा जा रहा है ताकि वो पाकिस्तानी JF-17 फाइटर जेट्स उड़ाना सीख सके। 27 मार्च को 5 अधिकारियों को ट्रेनिंग के लिए भेजा भी गया है। आपको बता दें, चीन पहले ही बांग्लादेश को पनडुब्बी दे चुका है और अब वह बंगाल की खाड़ी में अपनी मौजूदगी और मजबूत करने जा रहा है। वहीं पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश की ये सैन्य गतिविधियां भारत की चिंता बढ़ा रही हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने से पहले ही विपक्षी गठबंधन ने इंडिया आउट कैंपेन शुरू कर दिया था। अब यूनुस की पार्टी एनसीपी खुलेआम भारत विरोधी बातें कर रही है। पार्टी के स्थापना दिवस पर पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को बुलाना भी इसी एजेंडे का एक हिस्सा माना जा रहा है। बांग्लादेश वो देश जो भारत की मित्र देशों की सूची में सबसे टॉप पर हुआ करता था, आज वही भारत के खिलाफ ऐसी साजिश रच रहा है। लेकिन ये बात भारत की सरकार को भी समझनी चाहिए कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश भी भारत का पड़ोसी दुश्मन बन जाएगा। वक्फ संशोधन बिल पास कराने के बाद अब मोदी सरकार की नजर क्या न्यायिक कॉलेजियम सिस्टम पर है? दरअसल कुछ दिनों पहले जस्टिस वर्मा के घर में आग लगने के बाद भारी मात्रा में कैश मिला, जिसके बाद पूरे देश में ये बहस छिड़ गई कि क्या भारत की न्याय व्यवस्था ट्रांसपेरेंट है या फिर पारदर्शी होने का सिर्फ दिखावा करती है। इस तरह से एनजेएसी कानून पर दोबारा चर्चा शुरू हो गई। सवाल है कि क्या सरकार फिर से इस कानून को लाने की तैयारी में है? एक बार जिस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया, क्या उसे दोबारा जीवित किया जा सकेगा? अगर वैसा ही कानून संसद से फिर से पास हो गया तो क्या फिर से सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रिव्यू करेगी? सवाल ये भी है कि आखिर 2015 में निरस्त हुए एनजेएसी कानून को फिर से लाने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? आपको बता दें, कल यानी रविवार को पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा कि न्यायिक नियुक्तियों की वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली को बदलने का समय आ गया है और न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए वैकल्पिक तंत्र के पक्ष में जनमत की प्रक्रिया मजबूत करने से आगे बढ़ रही है। लेकिन ये समझना बेहद जरूरी है कि क्या सच में कॉलेजियम सिस्टम को बदला जा सकता है या नहीं। दरअसल ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी नेता या वकील ने कॉलेजियम को खत्म करने की मांग की हो। एनजेएसी यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लेकर सरकार को विपक्ष का भी साथ मिल सकता है। खासतौर पर कांग्रेस सरकार के साथ खड़ी नजर आ सकती है। कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश ने 21 मार्च को इस विषय को उठाया था। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून का भी जिक्र करना सरकार की भविष्य की योजनाओं की तरफ इशारा करता है। ये कानून 2014 में पास किया गया था, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने ही इसे रद्द कर दिया था।
सूत्र बताते हैं 24 मार्च को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में नेता जेपी नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ एक मीटिंग की थी। उन्होंने बिना नाम लिए एनजेएसी कानून को फिर से लागू करने की उम्मीदों की तरफ एक इशारा किया। राज्यसभा सभापति ने कहा कि अगर वो कानून अस्तित्व में नहीं होता तो हालात अलग होते। उन्होंने ये भी कहा कि सभी सांसदों ने एकजुटता दिखाते हुए उस कानून को पास किया था और हमें सोचना होगा कि उस कानून का क्या हुआ। इस मीटिंग में जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिले नकदी कांड पर भी चल रही जांच पर भी चर्चा हुई। आपको बता दें 1993 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने ये आदेश पारित कर कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत की थी। इसमें हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट कॉलेजियम नाम भेजता है। इन नामों पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम विचार करता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए ये काम सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम करता है। वो ये नाम सरकार को भेजता है और तब सरकार की ओर से नाम राष्ट्रपति के पास भेजे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में सीजेआई और 4 सीनियर जस्टिस होते हैं। अब देखना होगा कि मीटिंग में जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिले नकदी कांड को लेकर चर्चा जो चल रही है उसके बाद क्या निकल कर आता है और क्या सरकार और न्याय व्यवस्था के बीच चल रहे गतिरोध को भी विराम लग पाएगा। इधर बिल पास होने के बाद से जिस तरह से विरोध किया जा रहा है उसका कनेक्शन अब मणिपुर में भी देखने को मिल रहा है। क्या मणिपुर की हिंसा में अब इस्लामिक कट्टरपंथियों की एंट्री हो चुकी है या फिर वक्त की असीमित शक्तियां छीनने के बाद कुछ लोग बौखला गए हैं। दरअसल नए वक्त कानून का समर्थन करने पर मणिपुर के थौबल जिले में रविवार को भीड़ ने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष असगर अली मकाकम युम के घर में तोड़फोड़ कर दी और उनके घर को आग लगा दी। घटना के बाद असगर अली ने माफी मांगी और केंद्र सरकार से नए वक्त कानून को वापस लेने की अपील की है। उन्होंने पोस्ट में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी टैग किया। असगर अली ने लिखा कि कृपया इस मुद्दे पर राजनीति न करें। मैंने जो कुछ भी कहा अगर उससे किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं माफी चाहता हूं। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस कानून को वापस लिया जाए। केरल के सुन्नी मुस्लिम संगठन जमीयतुल उलेमा, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी, आप विधायक अमानतुल्लाह खां, सिविल राइट्स संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स और जमीयत उलेमाए हिंद याचिका लगा चुके हैं। यानी कुल मिलाकर 7 याचिकाएं लगाई जा चुकी हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 11 अप्रैल से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा कर दी है। यानी पूरे देश में वक्फ एक्ट के खिलाफ अलग अलग जगह से याचिकाएं डाली गई हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि मणिपुर में ये मामला अचानक क्यों उठा। मणिपुर में तो सीधा सीधा कुकी और मेतेई का झगड़ा है, इस्लाम का नहीं। 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य की कुल जनसंख्या 28 लाख है और यहाँ मुस्लिम आबादी लगभग 2.5 लाख के आसपास है। आज यहाँ मुसलमान मुख्य रूप से मणिपुर के 6 जिलों में फैले हुए हैं, अर्थात इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम, थौबल, काकचिंग, विष्णुपुर और जिरीबाम। बीते कई दिनों से मणिपुर में शांति की स्थिति थी, तो क्या वक्फ एक नया मुद्दा मिल गया है यहाँ के लोगों को जिससे कट्टरपंथी यहाँ हिंसा फैला सकें। खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।